Hi, Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. As you know, I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। देखिए, इनफर्टिलिटी से रिलेटेड हमने कई मरतबा आप लोगों से डिस्कस किया है। अभी हमने दो वीडियोस में मेल इनफर्टिलिटी के बारे में आप लोगों को बताया है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फीमेल इनफर्टिलिटी के बारे में कि बेसिकली फीमेल इनफर्टिलिटी जो होती है वो क्या होती है। इसी तरीके से फीमेल इनफर्टिलिटी के मोस्ट कॉमन जो सिम्टम्स होते हैं वो क्या होते हैं। इसी तरीके से फीमेल इनफर्टिलिटी के जो कॉजेज होते हैं, जो असबाब होते हैं वो क्या होते हैं, कैसे आप इसके जो है डायग्नोसिस कर सकते हैं और ट्रीटमेंट के ऑप्शंस क्या हैं। ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो इनफर्टिलिटी चाहे मेल हो या फीमेल हो, है ना, उसकी जो डिफिनेशन होती है वो यही होती है। दोनों ही कंडीशन में, चाहे उसमें कॉजेस फीमेल पार्टनर के पाए जा रहे हों या फिर मेल पार्टनर के पाए जा रहे हों, डिफाइन इसको इसी तरीके से किया जाता है कि जो है लगातार 1 साल तक या इससे ज़्यादा कोशिश की कंसीव होने के लिए, फ्रीक्वेंटली सेक्सुअल इंटरकोर्स किया, अनप्रोटेक्टेड जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स किया, बिना कंडोम के इस्तेमाल किए, बिना प्रोटेक्शन के इस्तेमाल किए, लेकिन उसके बावजूद भी सक्सेस नहीं मिला, अनसक्सेसफुल जो है प्रेगनेंसी रही उनकी, सक्सेसफुल नहीं हो पाई, सक्सेस नहीं मिल पाई, तो ऐसी सूरत को हम लोग इनफर्टिलिटी के नाम से जानते हैं। अब अगर ये इनफर्टिलिटी जो हो रही है, फर्टाइल प्रॉब्लम्स जो आ रहे हैं, जो कंसीव नहीं हो रही वाइफ, अगर उसमें कॉज पाया जा रहा है जो ऐसा कॉज जो फीमेल में है, इस इनफर्टिलिटी का कॉज अगर फीमेल पार्टनर में पाया जाएगा तो उसको हम लोग फीमेल इनफर्टिलिटी के नाम से जानते हैं। फीमेल इनफर्टिलिटी को के कॉजेस को पहचानना और उसकी जो है प्रॉपर डायग्नोसिस बना पाना ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है और सभी लोगों के लिए इजी नहीं होता है। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को हम बता पाएं कि कैसे आप इसको डायग्नोस कर सकते हैं प्रॉपर वे में, कैसे इसको पहचान सकते हैं कि आपको फीमेल इनफर्टिलिटी है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फीमेल इनफर्टिलिटी अगर किसी शख्स में होगी तो फिर आपके अंदर सिम्टम्स क्या आएंगे, आपको कैसे पता चल सकता है कि आपके अंदर फीमेल इनफर्टिलिटी हो सकती है। ये अलग बात है कि आपकी शादी नहीं भी हुई है अगर, लेकिन तब भी अगर आपके अंदर इस तरह के सिम्टम्स पाए जाएंगे तो आप लोगों को इसके लिए फिक्रमंद होना चाहिए और आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन करा लेने चाहिए वक्त रहते हुए, अगर आपको इस तरह की परेशानी हो रही है। मेनली सिम्टम्स जो हैं वो आपको इनफर्टिलिटी का जो एक मेन सिम्टम होता है वो ये होता है कि आप ट्राई करोगे बार बार, एवरी साइकिल आप ट्राई करोगे कि हम कंसीव हो जाएं, बट आप कंसीव नहीं हो पाओगी। तो ये एक बहुत बड़ा सिम्टम है इनफर्टिलिटी का कि ये तो समझ लीजिए कि आपको इनफर्टिलिटी हो रही है। दूसरा ये कि अगर मेंसेस आपके कुछ अलामात हम बता देते हैं आपको कि अगर मेंसेस में इस तरह की कंडीशन आपको पाई जाएंगी तो आपके अंदर फीमेल इनफर्टिलिटी है, आप इसको समझ सकते हैं। एक कंडीशन होती है कि जिसमें आपका जो पीरियड का जो साइकिल है वो लॉन्ग हो जाता है, मेंसेस का साइकिल जो है लॉन्ग हो गया, मोर देन 35 डेज, है ना, 35 डेज या फिर इससे भी ज्यादा आपका पीरियड का जो साइकिल है वो हो गया, तो ये एक साइन हो गया। दूसरा ये कि ये जो पीरियड का साइकिल है ये काफी शॉर्ट हो गया, काफी कम हो गया, लेस देन 21 डेज या फिर इससे भी कम का साइकिल हो गया, तो ये भी एक सिम्टम हो जाता है इनफर्टिलिटी के लिए। इसी तरीके से इर्रेगुलर मेंसेस हो रहे हैं आपको, ये जो साइकिल है ये बिल्कुल ही इर्रेगुलर है, कुछ पता ही नहीं चल रहा, कभी भी बस आ जा रहे हैं, कभी भी नहीं आ रहे हैं, पता चल रहा जल्दी, कभी जल्दी आ रहे हैं, कभी लेट आ रहे हैं। तो इस तरीके से अगर मेंसेस होंगे तब भी आपको से पता चलना चाहिए कि आपके अंदर इनफर्टिलिटी हो सकती है। तीसरा ये कि आपके अंदर क्या एमेनोरिया हो सकता है, मतलब कि मेंसेस होना ही बंद हो जाएंगे, मेंसेस होंगे ही नहीं, तो फिर ऐसी सूरत में भी आपके अंदर इनफर्टिलिटी के होने के चांसेस हो सकते हैं और ये बहुत बड़ा साइन हो सकता है कि अगर आपको इस तरह की चीजें देखने को मिल रही हैं तो आपको इसके बारे में सोचना चाहिए और समझना चाहिए। ये कुछ सिम्टम्स हमने बता दिए कि अगर इस तरह के सिम्टम्स किसी फीमेल में पाए जा रहे हैं, ये अलग बात है कि अगर शादी नहीं भी हुई है तब भी इसके बारे में उन लोगों को सीरियस होना चाहिए थोड़ा, और इन्वेस्टिगेशन करा करके उसके बारे में थोड़ा सा डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, अदरवाइज आगे चल करके शादी के बाद फिर उनको इनफर्टिलिटी हो सकती है और उनको ज्यादा परेशानी हो सकती है।
कॉजेज पे आते हैं कि फीमेल इनफर्टिलिटी के कॉजेज क्या हैं। तो कॉजेज से पहले आप ये समझ लीजिए कि एक हम रिप्रोडक्टिव ट्रैक जो है पूरा हम उसकी बात करना चाहते हैं आप लोगों से, आप लोगों को बताना चाहते हैं कि कैसे कैसे ये इम्प्लांटेशन होता है, कैसे फर्टिलाइजेशन होता है। तो देखिए ओवरी होती हैं आपकी, आपको पता है ना, ओवरी से मेच्योर एग रिलीज होता है। दो ओवरी होती हैं, दोनों में से हर साइकिल में, एक साइकिल में इस साइड से, दूसरी साइकिल में दूसरे साइड से मेच्योर एग रिलीज होता है। एग रिलीज होने के बाद वो आपके फिलिपियन ट्यूब में आता है, फिलिपियन ट्यूब में एग आ जाता है, वहां पे इंतजार करता है। अभी जब हम लोग सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो फिर आप लोगों को पता है ना कि इजैकुलेशन होता है, सीमेन आपका डिस्चार्ज होता है। तो सीमेन जो है डिस्चार्ज हो करके सर्विक्स के थ्रू वो कहाँ पहुंचता है, ट्रेवल करते करते सीमेन की जो मोटेलिटी होती है वो इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि मोटेलिटी प्रॉपर वे में होगी तो फिर वो क्या कर पाएगा कि सर्विक्स के थ्रू वो ऊपर पहुंच करके फिलिपियन ट्यूब में पहुंचेगा, जहां पर जो मेच्योर एग वेट कर रहा है वहां पे उसका फर्टिलाइजेशन होगा, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद फिलिपियन ट्यूब से फिर जो है वो पूरा एग जो फर्टिलाइज हुआ है वो कहाँ जाता है, यूट्रस में आ जाता है। यूट्रस में आने के बाद फिर वहां पर वो इम्प्लांटेशन इसका स्टार्ट हो इम्प्लांटेशन हो जाता है, और वहीं पर फिर जो है वो ग्रो होने लगता है। धीरे 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 ये प्रेगनेंसी जो है समझ लीजिए मैच्योर होने लगती है, और फिर आगे इसके साइकिल स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये पूरा एक रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है कि किस तरीके से ये पूरा का पूरा अंजाम पाता है। ये जो पूरा हमने बताया है आपको रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ये कैसे कैसे होता है, अगर इनमें कोई भी फंक्शनल डिस्टरबेंस हो जाएगा, इनमें से कोई भी अगर स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी हो जाएगी तो फिर आपके अंदर इनफर्टिलिटी हो जाएगी। फीमेल मेल पार्टनर में अगर स्पर्म काउंट कम है तो जाहिर सी बात है कि सर्विक्स के थ्रू फेलोपियन ट्यूब तक वो स्पर्म नहीं पहुंच पाएंगे, कम है तो बीच में ही रह जाएंगे वो, इसलिए काउंट का अच्छा होना जरूरी है। मोटेलिटी का बहुत अच्छा होना जरूरी है। मोटेलिटी अगर का सही नहीं होगी तो जाहिर सी बात है आपने स्पर्म को जो है सर्विक्स के आसपास रिलीज कर दिया है, वजाइना में रिलीज कर दिया, अब सर्विक्स के थ्रू होते हुए एक लंबा ट्रैक है, उनको पहुंचना है फेलोपियन ट्यूब पे। अगर मोटेलिटी सही नहीं है तो फेलोपियन ट्यूब तक वो पहुंचेंगे ही नहीं। तो फिर इसलिए मोटेलिटी का सही होना जरूरी है स्पर्म की, है ना। इसी तरीके से सर्विक्स के अंदर एक जो है लुब्रिकेंट पाया जाता है, जिसमें स्पर्म जो है मिक्स हो करके उनके लिए ट्रेवल करना, मूवमेंट करना थोड़ा सा इजी हो जाता है, थोड़ा सा आसान हो जाता है। अगर सर्विक्स में वो फ्लूइड कम हो जाएगा तब भी स्पर्म के लिए ट्रेवल करना और वहां पर स्विम करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसी तरीके से ये जो पूरा ट्रैक्ट हमने बताया है, ये इस पूरे ट्रैक्ट का नॉर्मल होना ये बहुत जरूरी है। कॉजेज पे हम हैं, अभी कॉजेज आपको बता रहे हैं। तो ये जो फीमेल इनफर्टिलिटी है, फीमेल इनफर्टिलिटी में कुछ ना कुछ ओवुलेशन डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। ओवुलेशन डिसऑर्डर्स मींस आपके जो पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, इश्यूज हैं, उनसे रिलेटेड ये कॉजेज हैं। ओवुलेशन क्या होता है आप लोगों को पता है ना कि एग जो रिलीज होता है उसी को हम लोग ओवुलेशन के नाम से जानते हैं। तो अगर ये ओवुलेशन डिसऑर्डर्स हो रहा है, ये ओवुलेशन जो है इसके डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, तब भी आपके अंदर इनफर्टिलिटी होने के चांसेस होते हैं। इसमें जो सबसे जो कॉमनेस्ट कॉज है वो है पीसीओडी या पीसीओएस। पीसीओडी और पीसीओएस क्या होता है इसके बारे में हमने बहुत मतलब आप लोगों से डिस्कस किया हुआ है, आप लोगों को बताया हुआ है कि पीसीओडी क्या होता है, पीसीओएस क्या होता है, इसके ट्रीटमेंट के ऑप्शंस क्या है, पीसीओडी और पीसीओएस के सिम्टम्स क्या है, इसके कॉजेज क्या है, ट्रीटमेंट के ऑप्शंस क्या है, ये सारी चीजें हमने बहुत ही डिटेल में दूसरी वीडियोस में डिस्कस की हुई, तो उसमें हम डिटेल में नहीं जानना चाहते हैं, सिर्फ हम उसका नाम बता रहे हैं आपको कि सबसे कॉमनेस्ट कॉज है पीसीओडी। पीसीओडी अगर किसी शख्स में होगा तो फिर इनफर्टिलिटी जो है हो जाएगी। हाइपोथैलेमिक जो है डिसफंक्शन अगर किसी शख्स में हो जाए, है ना, किसी फीमेल पार्टनर में हाइपोथैलेमिक अगर जो है डिसफंक्शन हो गया है, क्या हो रहा है कि पिट्यूटरी ग्लैंड से हमारे कुछ हार्मोन्स आते हैं, रिलीज होते हैं, जिनका हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट पे पूरा अच्छा खासा उनका एक्शन होता है। फॉर एग्जांपल एफएसएच और एलएच। अगर किसी फीमेल में ये जो है एफएसएच और एलएच जो है इनका डिसफंक्शन हो जाएगा, इनका इम्बैलेंस हो जाएगा, तो फिर इसकी वजह से भी इनफर्टिलिटी होने के चांसेस हो जाते हैं। प्राइमरी ओवरियन इनसफिशियंसी किसी शख्स में हो सकती है। इसमें क्या होता है कि एग की क्वालिटी अच्छी नहीं रहती है, एग जो है एज से बहुत पहले ही उनके जो एग हैं वो कम हो जाते हैं और बहुत बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, या फिर जो है उनकी क्वालिटी बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाती है, तब भी परेशानी आती है। इसी तरीके से एक दूसरा हार्मोन होता है जिसको हम लोग प्रोलैक्टिन हार्मोन के नाम से जानते हैं। तो अगर प्रोलैक्टिन भी काफी हाई हो जाएगा
तो फिर ऐसी सूरत में भी उन लोगों के अंदर फीमेल इनफर्टिलिटी पाई जाएगी। तो ये कॉजेज हो गए जिनका कुछ ना कुछ एवोल्यूशन से रिलेटेड है। दूसरा ये है कि आपके जो ट्यूब है ना, फेलोपियन ट्यूब है, अगर उसकी इंजरी हो गई है, उस वो जो है डैमेज हो गई है, ट्यूबल डैमेज अगर आपके अंदर है किसी भी तरह का हो, है ना, अगर ब्लॉकेज है तब भी इस तरह इनफर्टिलिटी हो सकती है। वो आमतौर पे आपके जो है पीआईडी होता है ना, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज होता है, या फिर पहले आपने कोई सर्जरी कराई है, कुछ है ना इन्फेक्शन हुए हैं, तो उसकी वजह से भी आप लोगों के अंदर इनफर्टिलिटी हो सकती है। इसी तरीके से कुछ यूट्राइन और सर्वाइकल कॉजेज भी पाए जाते हैं। आपका जो यूट्रस है उसके अंदर भी कॉजेज कुछ होंगे जिसकी वजह से आपके अंदर इनफर्टिलिटी हो जाएगी। इसी तरीके से कुछ सर्विक्स के भी कॉजेज होते हैं जिसकी वजह से आपके अंदर इनफर्टिलिटी होने के चांसेस हो सकते हैं। सर्विक्स का एक कॉज अभी हमने आपको बताया था कि जो वहां पे रुतूबत खारिज होती है सर्विक्स से, अगर वो रुतूबत कम हो जाएगी आपकी, तब भी स्पर्म जो है वहां पर सही से स्विम नहीं कर पाएंगे, सही से उनकी मूवमेंट नहीं हो पाएगी। तो ऐसी सूरत में भी आप लोगों के अंदर फीमेल इनफर्टिलिटी हो जाएगा। सर्वाइकल स्टेनोसिस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे केसेस हमने भी सर्वाइकल स्टेनोसिस के देखे हैं, तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ऐसे पेशेंट में कंसीव होना। ये सर्विक्स का जो मुंह होता है, एक तरह से समझ लीजिए ओपनिंग जो होती है, ये काफी ज्यादा कम हो जाती है, बिल्कुल बंद हो जाती है, क्लोज हो जाती है। तब स्पर्म जो है वहां पर स्पर्म वहां पर पहुंच ही नहीं सकते हैं ना, तो फिर ऐसे ऐसे लोगों में इस तरह की परेशानी होती है। इसी तरीके से आपका जो यूट्रस है उसमें कुछ जो है ट्यूमर्स हो सकते हैं, है ना। इसी तरीके से वहां पर जो है फाइब्रॉइड्स हो सकते हैं। तो इस तरह की चीजें, और एक कंडीशन बहुत ज्यादा इसमें होती है यूट्रस में, जिसको हम लोग एंटीवॉर्टेड यूट्रस के नाम से जानते हैं। ये एक यूट्रस का शेप ही होता है, ऐसा कुछ नहीं है, एबनॉर्मल नहीं कहते इसको, नॉर्मल ही होता है। कई सारे शेप होते हैं यूट्रस के। तो जिन फीमेल में हमने देखा है कि एंटीवॉर्टेड यूट्रस होता है, उन फीमेल में भी इनफर्टिलिटी होने के चांसेस इस तरीके से होते हैं कि वो कंसीव हो जाती हैं, बट उनके अंदर मिसकैरेज होने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं। इस तरह की कई सारी फीमेल जो है ऑलरेडी हमसे कंसल्ट करती हैं कि जिनको एंटीवॉर्टेड जो है यूट्रस है, एंटीवॉर्टेड यूट्रस होने की वजह से उनको जो है काफी मर्तबा जो है मिसकैरेज हो चुका है ऑलरेडी, और वो काफी परेशान हो चुकी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में इस तरह का जो यूट्रस का शेप है जिसकी वजह से मिसकैरेज काफी ज्यादा जो है कॉमन है, तो उसका ट्रीटमेंट आसानी से हो जाता है, यूट्रस को मजबूती फराहम की जाती है यूनानी ओल्ड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। तो फिर ये चीजें मिसकैरेज होना उनका बंद हो जाता है। बाकी ये जो कॉजेज हमने बताए हैं आप लोगों को, आपको पता चल गया होगा कि फीमेल के अंदर क्या क्या कॉजेज पाए जाते हैं, है ना। फीमेल इनफर्टिलिटी के क्या क्या कॉजेज हैं, क्या क्या असबाब हैं, ये आप लोगों को पता चल गया होगा। इससे पहले की 2 वीडियोस में हमने डिस्कस किया था मेल इनफर्टिलिटी के बारे में। हमने आपको बताया था कि उसके क्या क्या कॉजेज होते हैं। अब बहुत मर्तबा ऐसा होता है कि जितने भी इन्वेस्टिगेशन हम कराएं, चाहे वो फीमेल पार्टनर के कराएं या मेल पार्टनर के कराएं, हमें कहीं भी कोई कॉज नहीं मिलता है। हमें ये डायग्नोसिस नहीं बन पाती है कि किस वजह से किसी शख्स में इनफर्टिलिटी है। मेल पार्टनर के भी सारे इन्वेस्टिगेशन नॉर्मल आते हैं, इसी तरीके से फीमेल पार्टनर के भी सारे इन्वेस्टिगेशन नॉर्मल आते हैं। तो इस इनफर्टिलिटी को हम लोग जो नाम देते हैं मेडिकल साइंस में, उसको हम लोग अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी के नाम से जानते हैं। अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, तो अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी का टिल डेट मेडिकल साइंस में कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, लेकिन यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में अल्हम्दुलिल्लाह ओल्ड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इसका भी ट्रीटमेंट होता है। और विद इन मंथ हमने लोगों को कंसीव होते हुए देखा है, विद इन 3 मंथ लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी अगर है तो विद इन 3 मंथ लोगों को हमने कंसीव होते हुए देखा है। फीमेल इनफर्टिलिटी के रिस्क फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो बेहतर ये होता है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एज। आपकी उम्र का बहुत ख्याल आपको रखना चाहिए। अगर 32 एज आप क्रॉस कर चुके हैं तो अब आपको फिक्रमंद हो जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं एज आपकी ज्यादा होती जा रही है, और फिर आगे चल करके एएमएच का लेवल आपका डिक्रीज होता चला जाएगा, आपके जो एग्स की क्वालिटी है वो डिक्रीज होती चली जाएगी। इसलिए 32 आइडियल एज मानी जाती है कंसीव होने के लिए। 32 के बाद फिर परेशानी आने लगती है, तो 32 या 32 से पहले ही आप लोगों को इसकी फिक्र करनी चाहिए, और आप लोगों को जो प्लानिंग है वो प्रॉपर वे में कंप्लीट कर लेनी चाहिए। इसी तरीके से अगर आप स्मोकिंग करती हैं तो ये आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। इसलिए अगर आप प्लानिंग कर रही हैं, आप चाहती हैं कि कोई परेशानी आपको ना आए कंसीव होने में, तो स्मोकिंग अगर आप करती हैं तो इसको आपको छोड़ना पड़ेगा और स्मोकिंग आपको अवॉइड करनी चाहिए। ओवरवेट नहीं होना चाहिए आपको।
फीमेल पार्टनर को स्पेशली उनका जो वेट है वो लिमिटेड होना चाहिए, वेट जो है उनका कंट्रोल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी खाते पीते रहें और जो है उल्टा सीधा वेट अपना जो है इंक्रीज करते रहें, तो इसकी वजह से भी आपके अंदर परेशानी हो सकती है। इसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया था कि स्मोकिंग आपको नहीं करनी है, तो स्मोकिंग का मतलब ये हरगिज नहीं है कि आप स्मोकिंग ना करें और अल्कोहल कंज्यूम करने लगे, ऐसा नहीं है। अल्कोहल भी नहीं कंज्यूम करना है आपको, ना ड्रिंक करना है, ना ही स्मोकिंग करनी है। ये दोनों इन सारी बातों का आपको ख्याल रखना है। लाइफ स्टाइल आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, है ना, इन सारी चीजों से बचना है आपको। प्रिवेंशन क्या क्या, प्रिवेंशन की अगर हम बात करें तो हेल्दी वेट, है ना, हेल्दी वेट आपको बनाना है और वेट जो है अच्छा रहना चाहिए आपका। स्मोकिंग अगर करते हैं तो उसको छोड़ दीजिए, अल्कोहल अगर आप लेते हैं उसको छोड़ दीजिए, और लाइफ स्टाइल आपका अच्छा होना चाहिए। स्ट्रेस आपको बिल्कुल नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें कि स्ट्रेस आपको बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। और स्पेशली इनफर्टिलिटी का जो अगर ट्रीटमेंट आप ले रहे हैं तो ड्यूरिंग ट्रीटमेंट इनफर्टिलिटी का बिल्कुल भी स्ट्रेस आपको नहीं होना चाहिए, बिल्कुल रिलैक्स रहना चाहिए आपको। तो ये कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है कि आपके अंदर क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं कि अगर ये चीजें आप करेंगे तो आपकी इनफर्टिलिटी में और इजाफा हो जाएगा और मुश्किल हो जाएगा कंसीव हो जाना। और ये कुछ प्रिवेंशन में बता दिए हैं हिफ्ज़ मा तक़द्दुम कि आप कर सकते हैं। देखिए, फीमेल इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर होता है। जिस तरीके से इसकी डायग्नोसिस हमने बताई आपको कि डिफिकल्ट होती है, इसी तरीके से इसका ट्रीटमेंट भी डिफिकल्ट होता है। इसलिए बेहतर यह है कि आप जब भी ट्रीटमेंट कराएं अपना फीमेल इनफर्टिलिटी का, तो वेल क्वालिफाइड, वेल ट्रेन्ड, एक्सपीरियंस डॉक्टर से कराएं, क्योंकि ट्रीटमेंट जो है पूरा का पूरा वो आपके सबब और कोज के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके अंदर फीमेल इनफर्टिलिटी है तो फिर इस फीमेल इनफर्टिलिटी का असल कोज और सबब क्या है। जो हमने आपको कॉजेज बताए हैं, कुछ हमने इसके कॉज बताए हैं, कुछ ओवल्यूशन के कॉज बताए हैं आपको, कुछ जो है सर्विक्स के कॉज बताए हैं, कुछ यूट्रस के कॉज बताए हैं, है ना, कुछ आपको जो है हमने हाइपोथैलेमस के कॉज बताए हैं। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि असल रीजन क्या है कि जिसकी वजह से आपके अंदर फीमेल इनफर्टिलिटी है। ये चीज आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर ये सारी चीजें आप जान करके प्रॉपर वे में इसका ट्रीटमेंट करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह आपको इसका सक्सेसफुल ट्रीटमेंट मिल जाएगा और आपके अंदर जो नाउम्मीदी है, मायूसी है, ये खत्म हो जाएगी और आपको जरूर इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। बेहतर यह है कि आप डॉक्टर से हमेशा इसके बारे में कंसल्ट करिए, उनसे मशवरा करिए, प्रॉपर वे में डायग्नोसिस के बाद आप अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करिए। ऐसे ही कुछ भी मत लीजिए आप कहीं से भी। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको समझेंगे और इसको फॉलो करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में। हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।